उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में टिकट बंटवारों को लेकर के खींचतान है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस वहीं 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी चाहती थी, लेकिन अखिलेश ने 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और उसमें जो पीडीए है इंडिया गठबंधन का, उसमें पी का मतलब पिछड़ा से परिवारवाद हो गया है, क्योंकि जो 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें से 6 परिवारवाद है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हैं। सर, इंडिया गठबंधन का जो चुनाव विधानसभा में लड़ा गया था वो पीडीए फॉर्मूले पे लड़ा गया था, लेकिन यहाँ तो टिकट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन में घमासान मची हुई है। और उसके साथ ही जो पी का मतलब है वो पिछड़ा से हट के परिवारवाद पे आ गया है। ठीक कह रहे हैं आप। पी का मतलब पिछड़ा से परिवारवाद जोड़ रहे हैं लोग, लेकिन पिछड़ा बरकरार है और पिछड़ा मजबूती से बरकरार है। और जो कैंडिडेट आए हैं वो पिछड़ों के परिवार से ही आए हैं, तो इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। देखिए, भारतीय समाज परंपरागतवादी है, चाहे दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, कहीं भी देख लीजिए, भारत के हर हिस्से में फैमिली को लोग बहुत महत्व देते हैं। हमारे समाज में परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हम अपने परिवार से जुड़ते हैं। हम समाज में हमारी पहचान हमारे परिवार से होती है। इसे राजनीति में जिन लोगों की पहचान बन गई है वो परिवार की पहचान बन गई है, और वो परंपराओं के तौर पे लोग उसे मानते हैं, अगर बहुत बड़ी गलती कोई ना करे। चौधरी चरण सिंह के परिवार में आप देखिए 3 पीढ़ी की राजनीति चल रही है। गांधी परिवार में कई पीढ़ी की राजनीति हो गई। मुलायम सिंह के परिवार में भी परिवार की राजनीति हो रही है। करुणानिधि के परिवार में परिवार की राजनीति, यानी जिन लोगों के पास परिवार है और उनके यहाँ जो उनके वंशज हैं, अगर थोड़ा भी पॉलिटिकल है, तमाम रजवाड़े ऐसे हैं जो पिताजी थे, अब उनका बेटा है या उनका पोता है, तो ये परंपरा बन गई है। तो ये इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन अखिलेश ने निषाद को भी दिया है, अखिलेश ने कुर्मी को भी दिया है, अखिलेश ने सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब आप ये भी देखिए कि जो लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने जिन युवा लोगों को टिकट दिया था, चाहे इंद्रजीत सरोज के बेटे को दिया था वो भी जीत गई, तूफानी सरोज की बेटी को दिया था वो भी जीत गई। तो जीतने का जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर होना चाहिए। मुझे लगता है कि अखिलेश ने स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखा है, इसीलिए लालजी वर्मा की पत्नी को दे दिया, अवधेश प्रसाद जी के बेटे को दे दिया, बिंद की बेटी को दे दिया, और इस तरीके से वहाँ सीसामऊ में इरफान सोलंकी की पत्नी को दे दिया। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कुंदरकी में भी उन्होंने उनकी बहू को दे दिया, तो जो कादिर राणा की, तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। मुझे लगता है कि एजेंडा महत्वपूर्ण है, और अगर समाज एक्सेप्ट कर रहा है, वोटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसमें परिवारवाद की कोई बात नहीं। और पीडीए में तो कई बार अखिलेश ही कहते हैं ए मतलब अल्पसंख्यक, हम लोग मानते थे, एक दिन उन्होंने कहा ए मतलब अगड़ा हो गया। तो ये कई तरीके की चीजें अपनी तरीके से व्याख्या लोग करते हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये फैमिली के रिप्रेजेंटेशन आया, चूंकि फैमिली की सीट थी तो फैमिली का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। और हमारे यहाँ तो राजाओं की परंपरा मानी गई, नवाबों की परंपरा मानी गई, तो जो परंपराएं हैं तो फैमिली से ही लिगेसी चलती है, तो इसलिए फैमिली को कोई इतना आश्चर्यजनक बात नहीं है। सर, पीडीए का जैसे अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि परिवारवाद, 7 में से 6 परिवारवाद, इस मुद्दे को कितना भुना पाएगी सत्ता और चुनाव जीतने में कितना कारगर साबित होगा? देखिए, हमारा समाज धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं कि फैमिली के अलावा योग्यता भी देखनी चाहिए। तो जब लोग परिपक्व होकर देखेंगे तो मुझे लगता है तब शायद अगर उस पैरामीटर पे लोग खरे नहीं उतरेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर वो पैरामीटर पे खरे उतरे तो लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे। आमतौर पे चुनाव जीते हारे तो समीकरण के आधार पे जाते हैं, और एक वेव चलती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। इस तरह का माहौल बना रहेगा तो उनका फायदा हो सकता है। लेकिन अपोजिशन और क्या कहेगा? एक मुद्दा ऐसा है कि भाई हम फैमिली के लोगों को आपने टिकट दिया, तो वो सवाल उठाएंगे। लेकिन क्या जिन 5 सीटों पर बीजेपी ने अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किए, उसमें क्या परिवार को घोषित करेंगे? क्योंकि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया किसी एक सीट से, वो भाजपा का था विधायक, तो उस सीट पे कौन लड़ेगा? क्या विनविलिटी किसी दूसरे की है? अगर दूसरे की विनविलिटी है, यानी उनके पास कैंडिडेट होगा, तब तो ठीक है। कैंडिडेट नहीं होगा तो परिवार ही आएगा। और सभी पार्टियों में जो सबसे बड़ा संकट है वो अच्छे कैंडिडेट का है। क्षेत्रों में कैंडिडेट की कमी है, वहां रोजगार की अपार संभावनाएं हैं चुनाव के समय, हालांकि मौका 5 साल में मिलता है, लेकिन उम्मीदवारों की बहुत कमी है। आप लोकसभा स्तर पे जाएंगे तो और भी कम उम्मीदवार मिलते हैं। विकल्प ही नहीं होता कि भाई इनको हटाएं तो हम दें किसको। तो यही विधानसभा में भी स्थिति है कि अगर इनको हटाएं, दे किसको? जिसको देंगे वो
पार्टी का लॉयल रहेगा कि नहीं और विनेबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीजें, तो कई फैक्टर उसमें काम करते हैं। तो बीजेपी भले ही आरोप लगाए, लेकिन ये इसमें उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी या चुनाव को प्रभावित कर दे, ऐसा नहीं है। दूसरे मुद्दे जरूर प्रभावित करते हैं। कितना प्रभाव डाल पाएगी सर? वहीं दूसरी तरफ भाजपा में भी जो संजय निषाद हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 सीटों पर हमारे सिंबल पे प्रत्याशी उतारे जाएं, भले ही वो एनडीए के प्रत्याशी हों, लेकिन सिंबल हमारा होना चाहिए। हमने प्रदेश नेतृत्व को बता दिया है, अब केंद्रीय नेतृत्व को बताने गए हैं वो। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी खींचतान दिख रही है सर। देखिए, खींचतान इसलिए है कि संजय निषाद की जो पार्टी है लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो गई। कई सीटों पे समाजवादी पार्टी के निषाद को वोट ज्यादा मिल गए और भाजपा को वोट ही नहीं मिले। तो निषाद पार्टी की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी हो गई है कम। खुद उनका बेटा संत कबीर नगर से हार गया, जो पहले बाई इलेक्शन में गोरखपुर से जीता था, फिर 19 में जीता था। तो संजय निषाद प्रूव नहीं कर पाए। कटहरी सीट उनके पास थी, नहीं जीता पाए। मझवा उनके पास थी। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, जब आप स्ट्रेंथ अपनी दिखाएंगे तभी। अभी तो वो बार्गेनिंग कैपेसिटी से डील कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ तब होगी जब आप चुनाव जीत के आएंगे। ताकत वहां से आती है। तो जिसके पास ताकत होगी वही कामयाबी का दावा कर सकता है। और निषाद साहब को अपने वोटर को, अपने कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश ज्यादा करनी चाहिए। जहां तक लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं आप देख लीजिए, निषाद किस तरीके से जीते हैं समाजवादी पार्टी से, तो जाहिर है उनके लिए एक दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है सर। विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा में, रिजल्ट के अनाउंसमेंट हुई, उसके ठीक अगले ही दिन अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनको ये पता चलिए जैसे ही वो अकेले लड़े वहाँ पे वो हार गए, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उपचुनाव में प्रत्याशी उतार दिया। अब वो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र के दौरे के बाद उन्होंने वहाँ पे 4 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया इंडिया गठबंधन के तहत। तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है कि अकेले लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ें। देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का परंपरागत गढ़ रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जहां वो अच्छा लड़ते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने बजाय इसके कि समझौते का इंतजार करें, पहले घोषित कर दिया। एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और इसमें वो अपर हैंड लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। क्या लगता है सर आगे ये जो इंडिया गठबंधन के तहत है, क्या कांग्रेस पार्टी वहाँ महाराष्ट्र में इतनी सीटें देने के लिए तैयार होगी? वहाँ पे क्या राजी हो जाएंगे सब? दोनों में समन्वय बन जाएगा? अब ये कहना मुश्किल है। अभी तो जो उनका महागठबंधन है उसी में दिक्कतें चल रही हैं, और अगर वहाँ तय हो जाता है तो सीटें मिल जाएंगी, नहीं तय होगा तो भी सपा लड़ेगी। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि ये कहना अभी मुश्किल है सीटें कितनी दी जाएंगी कितनी नहीं, क्योंकि अभी वहाँ महाविकास अघाड़ी जो है उसमें ही खींचतान चल रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।